हेलो बच्चों। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वांटिटी है क्या नहीं है, इस पे हम पहले नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करो। इमेजिनेशन का मतलब ये है कि टेक अ चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमने देखा था इसका जो फील्ड है वो हम अगर विजुअलाइज करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। तो करें विजुअलाइज। यस, लो जी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो दिखाते हैं, विजुअलाइज करते हैं। प्लीज एंड प्लीज, है ना, कभी भी ढूंढने ना बैठ जाएं कि भाई ये लाइंस हैं कहाँ, है ना। देयर इज नो लाइंस इन द रियलिटी, इट्स जस्ट द फील्ड। बट हम विजुअलाइज करते हैं कि एज इफ ऐसे फैला हुआ फील्ड है। ओके। और इसमें एक काम करते हैं, इसमें हमने देखा था कि कैसे ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ओके, ये चीजें दिमाग में रखें। बार बार मैं कहूंगा, देखो फिजिक्स में प्राइमरी जो तरीका है सीखने का वो है अपनी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन आसपास में। उस इमेजिनेशन से आप एब्स्ट्रैक्ट में जाना चाहो तो जा सकते हो। तो मैं आपसे यही यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी इमेजिनेशन से काम लेते हुए ये दोनों तीनों चीजें दिमाग में रखें। एक चार्ज, उसका फील्ड हम कैसे बताते हैं, कैसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ वीक फील्ड है, यहाँ हर जगह सेम फील्ड। ये हम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर चुके हैं अर्लियर लेक्चर में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक फील्ड लाइंस नहीं है बच्चों, लेकिन समझने की जरूरत है कि फील्ड लाइंस के बिना आज का टॉपिक पूरा नहीं हो सकता था। हो भी जाता लेकिन विजुअलाइज नहीं हो पाता। और मेरी नजर में जब तक आप कोई चीज फिजिक्स में विजुअलाइज नहीं कर सको, इमेजिन नहीं कर सको, मोस्ट लाइकली आप उसको सीख नहीं रहे हो। ठीक है, तो लेट्स से इस वक्त आप एक फील्ड विजुअलाइज करोगे ऐसे। ठीक है, क्या आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज जा रही है इधर से? ठीक है कि नहीं? आई होप आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अगर मैं इसके सामने एक एरिया रख दूं ऐसे, नाउ थिंक अगेन, फील करो, है ना। मैं ये चाहता हूं कि ये चीज आप फील करें, समझें। ऐसा लग रहा हो आपको ये फील्ड मेरे हाथ से क्रॉस कर रहा है ऐसे। अगर मैं हाथ ना रखूं, लेट्स पुट अ कॉपी हियर। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये कॉपी है कि इसको क्रॉस करने लग रहा है जैसे फील्ड। ये चीज फील करो, विजुअलाइज करो कि फील्ड एक एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है। सही बात है कि नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, ध्यान से। मैं जरा फील्ड लाइंस और डाल दूं। क्या हम सब ये अग्री कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं बना पाया हूं जिस हिसाब से, दिस इज अ यूनिफॉर्म फील्ड? क्या आप सभी इस चीज पे अग्री कर पा रहे हैं? इट्स अ यूनिफॉर्म फील्ड, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लग रहा है एटलीस्ट। चलो मान लो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं एक एरिया ऐसे बनाऊं, देखो इस एरिया के थ्रू क्रॉस कर रहा है ना। सो वी कैन से वी डिफाइन अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इट इज द नाउ इट इज द अमाउंट ऑफ फील्ड क्रॉसिंग नॉर्मली। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, एक तरह से हेड ऑन, एकदम ऐसे क्रॉस कर रहा है, सीधे सीधे, तिरछा नहीं। ओके, नॉर्मली थ्रू एन एरिया। बात खत्म। देखो, अमाउंट ऑफ फील्ड एक एरिया से नॉर्मली कितना क्रॉस कर रहा है। अब आप पे सवाल आ सकता है, सर ये फ्लक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम? इट्स अ पार्ट इन अ बिगर पजल, राइट। वो थोड़ी सी देर में अगली क्लास में शायद रिवील हो जाए पूरी की पूरी स्टोरी। तब तक आप थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे मेरे साथ, है ना। तो मैं कह रहा हूं, इस एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ये हम फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फ्लो हो रहा है, एक एरिया को क्रॉस कर रहा है, फील्ड फ्लो कर रहा है उसके थ्रू। ओके, और ऐसे फ्लो को, अमाउंट ऑफ फील्ड दैट क्रॉसेस द एरिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। एक ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, फाई से हम इस फील्ड
फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले दिमाग में एक बात बिठाएं कि हमने फील किया, हमने इमेजिन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है एक एरिया को। कहीं पे भी आप एक एरिया बनाओ, कहीं पे भी एक सरफेस बनाओ, ठीक है, मान लो सपोज यहां से फील्ड जा रहा है, आप यहां सरफेस बनाओ, यू कैन फील कि इसके थ्रू क्रॉस हो रहा है। बस इतनी सी बात है, कितना क्रॉस हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हम ध्यान दें बच्चों, मैं देखो मैं एक और एरिया बनाता हूं, लो, कैन आई से कि इसके थ्रू फील्ड कम और इसके थ्रू फील्ड ज्यादा क्रॉस कर रहा है, और इन द फिजिक्स लैंग्वेज आई कुड से द फ्लक्स थ्रू दिस is greater than flux through this. Yes, क्या दिक्कत है? Okay, let's say phi 2 is greater than phi 1. बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है। इसके थ्रू ज्यादा कम, इसमें इसके थ्रू कम फील्ड जाएगा और इस वाले सरफेस के थ्रू ज्यादा फील्ड जाएगा। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। खास बात यह है कि इसको थोड़ा कंटिन्यू करके मैं अगर ये कहना चाहूं कि अगर मैंने एक एरिया ऐसे बनाया तिरछा, इसके थ्रू तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, ठीक है? क्यों? बिकॉज नथिंग इज क्रॉसिंग इट। फाइन, बहुत सिंपल सा इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे इमेजिन ही करोगे तो सारी बात खत्म है। मैथमेटिक्स तो आती रहेगी, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, इट लुक्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फाई डिपेंड्स ऑन द एरिया जिसके थ्रू फील्ड क्रॉस कर रहा है। सही बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आई रिमूव दिस पार्ट बिकॉज आई नीड दैट डायग्राम, मे बी आई नीड मोर। तो फिर से बता रहा हूं मैं, याद रखें, फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ फील्ड दैट क्रॉसेस एन एरिया नॉर्मली इन अ परपेंडिकुलर फैशन। क्लियर है कि नहीं है? तो पहली चीज क्लियर हो गई, जितना बड़ा एरिया आप रखोगे उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। मुझे बड़ा शौक है कि मैं एरिया सेम रखूं, है ना? लो जी, यहां पे एरिया मैं इतना रखता हूं, ठीक उतना ही एरिया यहां रखता हूं। ओके, नाउ आई कैन सी कि यहां से जो फील्ड है यहां स्ट्रांग है, ई इज स्ट्रॉन्गर, यहां पे फील्ड ई वीक है। ऑफ कोर्स हम फील कर रहे हैं कि यहाँ फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ कम है। इस चीज को आप एक और तरीके से इमेजिन कर सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिव्स यू अ डायरेक्ट आइडिया, नॉट द क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, अक्सर लोग गलत कहते हैं। इसमें एक एक फॉल्टी डेफिनेशन में बीच में लाना चाहूंगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया इज द फ्लक्स। नहीं नहीं नहीं, नो, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स यू एन आइडिया। आपको एक विजुअल आइडिया हो गया कि हाँ यार, यहां से ज्यादा फील्ड जा रहा है, इस वाले एरिया से सेम एरिया है, जबकि इस एरिया से कम फील्ड जा रहा है। तो आप ऐसे विजुअलाइज जरूर कर सकते हो, बट प्लीज एंड प्लीज दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन, डू नॉट फॉल फॉर दिस। इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग किसने मेजर की है? लो चलो ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। अब क्या फ्लक्स बढ़ गया? बताओ, मैंने लाइंस और ड्रॉ करी, अब फ्लक्स बढ़ जाएगा इससे? नहीं, ठीक है, इट्स अ रिलेटिव आइडिया। क्लियर? तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा, स्ट्रॉन्गर द फील्ड मोर द फ्लक्स। लो जी, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल मिला के मेरे बच्चों, वी कैन से फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया जिसको क्रॉस कर रहा है, और इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। देयर इज वन मोर पॉइंट इन दिस, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाई थी जहां देखो ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया मैटर्स, बिकॉज अगर आपने एरिया ऐसे ना रख के ऐसे रख दिया तो फील्ड तिरछा निकल जाएगा, साइड साइड से निकल जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। ओके, तो उस केस में मेरे बच्चों, मैं ऐसे कहूंगा, मैंने ये फील्ड बनाया, ठीक है, मैं कहूंगा ठीक है, अगर मैं एरिया ऐसे रखूं, राइट, तो ये एरिया का सिर्फ ये प्रोजेक्शन मैटर करेगा, है ना? यानी कि इस एरिया की ये जो परछाई है ये वाली, यही इसी को कंसिडर आप करोगे, ठीक है कि नहीं? सो फाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू। अभी एंगल का क्या मतलब है, किसके साथ एंगल है, ये चीज की बात करेंगे। बाकी आप ये समझ गए, लेट्स से ओरिएंटेशन, है ना, लेट्स नॉट से एंगल, लेट्स से ओरिएंटेशन, राइट? ऑफ कोर्स वी आर कंसर्न कि ओरिएंटेशन क्या है। यहां तक आप नोट करो एंड लेट्स डू द मैथमेटिक्स ऑफ इट। तो फिलहाल मैंने इतना ही बोला कि फील्ड फ्लक्स इज अ क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बाय द वे मैंने मेंशन ना किया हो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी
गिवन एज द अमाउंट ऑफ फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया। बात खत्म, नॉर्मली लेकिन क्रॉस कर रहा है, ठीक है कि नहीं? नोट कर लिया हो आपने तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें चैलेंजिंग है, यानी कि दे नीड मैथमेटिक्स। ऐसे तो हमने चलो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ठीक है, बट टू गेट एग्जैक्ट वैल्यूज, टू गेट बेटर आउटकम्स, वी नीड अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स हियर। सो लेट्स डू दैट। ओके, बेयर विथ मी फॉर अ मिनट कि मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं। ओके, तो मैंने कहा फ्लक्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन मैथमेटिकली इट इज ई ए, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस मतलब सांस नॉर्मल है, ये तो हो गया चलो इस केस में ये ए है और ये ई है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। ध्यान रखना अभी मैंने कुछ नहीं बोला और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। गुड। दूसरी बात, अगर मैंने ऐसे रखा फील्ड, तो इस फील्ड का जो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न, वी कॉल इट ई परपेंडिकुलर। तो आई कुड से फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इनटू ए। ओके, इसी में मैं कहूंगा, इसी वाली डायग्राम है बच्चों, लो ऐसे, इसी में मैं बोलना चाहूंगा इट इज ई इनटू सिंपली दिस प्रोजेक्शन, इसकी जो ये प्रोजेक्शन है, ठीक है कि नहीं? ओके, वी कॉल इट ए परपेंडिकुलर और दैट्स इक्वल टू ई इनटू ए। कीप एन आई ऑन द डेफिनेशन, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं फ्लक्स इन द नॉर्मल केस जब सब कुछ अलाइंड है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इनटू ए, बात खत्म। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो मैं कहूंगा ठीक है, फ्लक्स इज द कंपोनेंट ऑफ ई दैट एक्चुअली क्रॉसेस इट, ये वाला, मल्टीप्लाई बाय द एरिया ए। या आप में से अगर कोई जानना चाहे तो वो ये कह सकता है फ्लक्स इज ई इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलरिटी, ठीक है कि नहीं? इसको अगर हम ज्यादा डिटेल में समझें तो वो ऐसे देखेंगे आप, ये सपोज मैं सिंगल लाइन से ई दिखा रहा हूं और इस एरिया की एक डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो हम एक नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड वी डिफाइन एरिया वेक्टर। अब हम क्योंकि एरिया की डायरेक्शन बार बार आ रही है, तो एरिया वेक्टर का मतलब बेटे क्या है, हमारे पास एक एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन विच इज द नॉर्मल टू द एरिया। तो जब भी आप कोई एरिया देखें, जैसे मेरा हाथ है, तो दिस इज द नॉर्मल टू द हैंड, टू द सरफेस ऑफ द हैंड, टू द एरिया। क्लियर है कि नहीं है? तो नॉर्मल एरिया वेक्टर जो हमने निकाला, तो मैं कहूंगा ठीक है जी, इस ए का कंपोनेंट अलोंग दिस, तो मैं एक एंगल थीटा इसके साथ वाला, ध्यान रखना मैंने थीटा जो ओरिएंटेशन की बात की थी, नाउ दैट ओरिएंटेशन इज क्लियर, इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द सरफेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम आराम से फ्लक्स की एक जनरल अब डेफिनेशन यहाँ पे ही ऐड करूंगा मैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या ऐसे लिखो ई कॉस थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ई का कॉस कंपोनेंट, ओके, तो मैं लिखूंगा ई कॉस थीटा इंटू ए, दैट कैन बी रिटन एज ई डॉट एन, ये ध्यान रखना, इंटू एरिया। ध्यान से देखो, ई का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट का आइडिया ना हो, मैं यहाँ एक साइड में लिख देता हूं, देखो ई डॉट एन इज इक्वल टू ई मॉड इंटू एन मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन एन मॉड 1 होता है, so that is e cos theta. If you have any issues with this, this is a side note for the students who might not be very much oriented at this time. It's fine, मतलब आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, मगर फाइन। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे हमें हेल्प करता है यहाँ पे, तो हम कुल मिला के शॉर्ट में लिखते हैं, ये मैं फाइनल लिख दूं यहाँ पे कि फॉर अ यूनिफॉर्म फील्ड फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, that is E A cos of theta. What is theta? Theta is the angle between E and the normal vector. Okay, don't say E and A. No, no, no. It is the angle between E and the normal to the surface. ठीक है? This is the basic definition mathematically अगर हम इसको invoke करें तो let me rephrase first. Let me remind you all of
what I have already said, that is flux is a scalar quantity. It tells you how much field is crossing an area. बस इतनी सी बात है। ये आप कैसे भी निकालो, मर्जी है आपकी। लेकिन एक तरीका बिल्कुल गलत है, वो ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव। कोई ज्यादा बना सकता है, किसी के पास ज्यादा सुपर फाइन पेन है, वो ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकता है। किसी के पास मेरे मेरे जैसा मार्कर है तो नहीं हो पाया, है ना। तो दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी वरिंग अबाउट। सो मैं फिर से रिफ्रेज क्या कर रहा था कि फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ फील्ड क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। लेकिन अब क्या होता है कि नॉर्मली हमेशा तो नहीं है, कभी टेढ़ा है, कभी तिरछा है, कभी ये है, कभी वो है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का बेसिक तरीका क्या है कि आप E मल्टीप्लाइड बाई A कर देते, बात खत्म। लेकिन अब अगर A ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ओके, तो आप आराम से कहेंगे कि ठीक है E का ये वाला कंपोनेंट, तो होगी एक डेफिनेशन। यानी कि आप बोलेंगे A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ E परपेंडिकुलर टू A, एक तरह से उसको जिद है, नॉर्मल वाला पार्ट ही चाहिए। यहां से एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग शायद भूल गया हूं बताना, देखो इसका दूसरा कंपोनेंट तिरछा भाग रहा है, देखो वो ऐसे स्लाइड करके निकल रहा है, उसका कोई काम नहीं है, वो क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस करने पे जोर दो। फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ई इंटू एरिया परपेंडिकुलर, क्या दिक्कत है। मैं ई को सीधे सीधे कहूं कि यार ये एरिया नहीं है, एरिया तो एक्चुअली में ये है जिसके थ्रू फील्ड क्रॉस कर रहा है। फेयर एनफ, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड द लास्ट इज, नाउ वी tackle it in a mathematical rule, that is the dot product. I would say that E अगर इस तरह से ओरिएंटेशंस हैं, एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया ऐसे, तो we say phi is equal to E dot A, that is E A cos theta. स्टार्टिंग हियर E cos theta into A is E dot N, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स बताई इसको। तो ये है आपका फ्लक्स। लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने पिछली बार बताया था, विच इज सेम थ्रू आउट ए गिवन स्पेस जोन और रीजन, ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया काम फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन का। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इक्विप्ड नहीं हो अभी पूरा का पूरा डील करने के लिए इसको, और इसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, क्या करें अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करें। ओके, लेट्स वरी अबाउट दैट नाउ। फिजिक्स में अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल याद हो, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, आपको आदत हो जाएगी, अगर आप फॉलो करोगे मुझे, यू विल गेट एन आइडिया। फिजिक्स में बेसिक प्रिंसिपल है फ्रॉम पार्ट टू द होल। क्लियर है कि नहीं है। छोटे छोटे तिनकों का हिसाब किताब करके पूरा का पूरा बॉडी या पूरा का पूरा सिस्टम के बारे में बात करें। जैसे अगर इस एरिया पे फील्ड जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, लेट्स से इतने पे E1 है, अंदर को जा रहा है, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं डायरेक्शन इन। इतने पे E2 है, अंदर को जा रहा है। इतने पे E3 है, अंदर को ही जा रहा है। इतने पे E4 है और अंदर को। फिलहाल मैं डायरेक्शन से आपको परेशान ना करूं, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर इसका एरिया A1 है, एरिया A2 है, ये एरिया A3 है, एरिया A4 है, तो क्या लगता है आपको फ्लक्स निकालने में आप क्या क्या करोगे। E1 A1, क्योंकि स्केलर है, मैंने पहले बोला इट्स स्केलर क्वांटिटी, यू जस्ट ऐड और सबट्रैक्ट इट, दैट्स इट। तो मैं कहूंगा कितना फ्लो कर रहा है, सब उधर अंदर को ही फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, E1 इंटू A1 प्लस E2 इंटू A2 प्लस E3 इंटू A3 प्लस E4 इंटू A4। अब हम इतना ऐसे नहीं लिखते हैं ना, इट इज नॉट वेरी फॉर्मल। वी से ठीक है, लेट्स से हमने एक बॉडी को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 करके छोटे छोटे पीसेस किए हैं, तो आई कुड राइट द फ्लक्स थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म स्पेस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 डॉट डेल्टा A1, या A1 कर लो, चलो ठीक है, नहीं डेल्टा A1 ही लिखो, छोटा छोटा एरिया मानो। E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन यही आ गई वापस, प्लस सो ऑन एंड सो फॉर, जितने भी पीसेस हैं, दिस इज योर टोटल फ्लक्स। कभी कभी आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होगा, समेशन ई आई डॉट डेल्टा ए आई, है ना। इससे घबराओ नहीं, ये सिर्फ ये कह रहा है जो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, कि ये ऐड करो ऐसे सारे के सारे पीसेस। ओके, अभी भी बात, मेरा मन अभी भी शांत नहीं हुआ, मुझे अभी भी बहुत कुछ कहना है ना। घबराओ नहीं, क्लास छोड़ के मत जाना, बहुत कुछ नहीं, मतलब अभी भी मैंने बात और एक करनी है, मैंने अपने बच्चों को पूरा इक्विप करना है। फाइन, दिस क्लास इज अबाउट इक्विपिंग यू, फाइन, नॉट मिसलीडिंग यू, ठीक है। तो अगर फील्ड कंटिन्यूअसली बार बार हर पॉइंट पे अलग
अलग अलग है, तो डेल्टा ए वाला गेम काम नहीं आएगा, तब हमारा कैलकुलस हेल्प करता है। तो मैं कहूंगा लेट्स से डी फाई छोटा सा किसी एक छोटे से डी ए के थ्रू होगा ई डॉट डी ए। बच्चों ये समझना, जब मैं डी ए या ए वेक्टर लिखता हूं, यू नो व्हाट इट इज, ओके, इट इज डी ए और उसका नॉर्मल वेक्टर, याद रखना ये बात। ये हो गया छोटा सा फ्लक्स, और अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा, जब भी आपको तिनका मिला उसका पूरा करने के लिए इधर दिस और दिस इज अ वेरी क्रूड टेक्निक, दिस इज क्वाइट अ मैथमेटिकली एडवांस्ड टेक्निक। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इनिशियल टू फाइनल, जो भी लिमिट्स हो, दिस बिकम्स कि जब फ्लक्स चेंज हो रहा है इस एरिया पे, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो तीन चीजें सीखी हमने, डेफिनेशन, चार चीजें, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स एज इट इज, अमाउंट ऑफ फील्ड, प्लीज एंड प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, पहले समझो इसको। देन इफ इट इज एन एरिया विच इज यूनिफॉर्म फील्ड में है तो ई डॉट ए, खत्म, ओके, ई ए कॉस थीटा कह लो या जो भी आपने कहना है। इफ इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, देन आप जितने जितने ऐड करते जाओगे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है इनमें से कोई फील्ड बाहर आ रहा होता तो वो उल्टा होना था, दैट वाज नॉट फ्लोइंग इन, दैट वाज फ्लोइंग आउट, दूसरा। और तीसरा मैंने कहा कि अगर ज्यादा ही परेशानी है, ज्यादा ही वेरिएशंस हैं, तो आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो फ्लक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। ये पार्ट 2 था हमारे लेक्चर का, दैट इज पहला पार्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, दूसरा पार्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट, फाइन। अब लास्ट पार्ट आता है कि लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट, है ना, ओके। तो दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट साफ हो, क्लियर हो, ओके। दो क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, दो क्या तीन, तीन कर लो, कुछ नहीं, अभी आज छोटी ही क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक एरिया है, एक एरिया ए है, तो ये 6A होगा, ओके। इसके थ्रू फील्ड दिखा रहा हूं मैं, यहां इन है, यहां आउट है, ये है 2E, ये है E, ये भी 3E है, और ये आउट है 4E, ये है 5E आउट, और ये है 6E इन। इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है, तो लेट्स से इनवर्ड हमने पॉजिटिव फ्लक्स माना और आउटवर्ड नेगेटिव फ्लक्स। आपको मजा आएगा ये सुनने में। देखो, एक एरिया, एक पाइप के थ्रू अगर पानी चल रहा है तो वो पानी भी एक तरह से फ्लक्स होता है, कितना पानी क्रॉस कर रहा है उसे, ठीक उसी तरह से समझ लो, कुछ फील्ड अंदर जा रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, इट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन, सो डोंट थिंक ये कहां होगा, है ना, उस चीज पे ना परेशान हो। तो इनवर्ड फ्लक्स इज ई ए प्लस 3EA प्लस 6EA, तो EA प्लस 3EA प्लस 6EA, और आउटवर्ड फ्लक्स इज 2EA यानी कि -2EA, यानी कि ये तो उल्टा पड़ेगा, -4EA -4EA, और मेरे बच्चों -5EA 5 4 9 11 और 4 10 हो गया -EA, यानी कि इसमें जो आउटवर्ड फ्लक्स है नेट इतना है, ठीक है कि नहीं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बच्चों जो बहुत एडवांस्ड होंगे, हो सकता है ना। दिस क्लास इज नॉट अबाउट यू गाइस बीइंग कि हमें कितना अच्छा प्रॉब्लम बताया या कितना एडवांस प्रॉब्लम कराया, ये जो माइंड सेट है इससे आप प्लीज बाहर आएं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है, इस क्लास में आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कोशिश करें पकड़ने की, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। यू आर अ फ्री पर्सन आफ्टर दैट टू एक्सप्लोर योर माइंड इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, आप कुछ भी कर सकते हैं, आई एम सो श्योर आपको आराम से आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया, चलो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमने कर लिया है, एड अप वगैरह। दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा करते हैं, एक स्ट्रिप है, इसकी लेंथ L है, एक्स एक्सिस पे ऐसे रखी है, ये वाई एक्सिस है, और इसकी विड्थ प्यारे बच्चों B है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट यूनिफॉर्म नहीं है। अब मैं ये चीज मैथमेटिकली कहना चाहूंगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, लेट्स से E नॉट, और बाहर की तरफ E नॉट एक्स इंटू के, ध्यान से
एक्स वाई तो जेड बाहर आएगा, ये राइट हैंड रूल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो जब भी आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिखें तो जेड यूं ही नहीं बताए है ना, आर्बिट्रली नहीं, अपना राइट हैंड से यूज करें। एक्स वाई एंड द पाम इज जेड, तो मैं कहूंगा फील्ड बाहर होने का मतलब है कि मैं उसको जेड एक्स यानी कि के यूनिट वेक्टर रख दूंगा। और उस हिसाब से अगर मैं ध्यान दूं, मुझे अगर फ्लक्स निकालना है इसके, तो मैं देख पा रहा हूं, देखो फील्ड इज जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रहा है, यानी कि फील्ड यहाँ फिर और स्ट्रांग और ज्यादा और ज्यादा, यानी कि यहां से यहां जाते हुए फील्ड अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए जा रहा है। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, एक डिस्टेंस एक्स पे एक छोटा सा स्ट्रिप लो जिसकी विड्थ डी एक्स है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ठीक है, यहां से यहां फील्ड में बहुत ज्यादा वेरिएशन, बिकॉज एक्स का जो चेंज है वो बहुत कम है, तो यहां पे भी और यहां पे भी फील्ड में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। लेट्स से यहां पे फील्ड ई है, तो मैं कहूंगा डी फाई इज इक्वल टू दिस ई एट दिस पॉइंट एक्स multiplied by the area of this strip which is b, which is this b into this dx, तो b dx। लेकिन हमें ये भी पता है कि e कितना है, that is e naught x into b dx। ये छोटा सा फ्लक्स है थ्रू दिस स्ट्रिप, राइट। इंटीग्रेशन इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक which helps us in these situations। तो एक काम करेंगे, अब हम देखेंगे तो phi कितना होगा। phi will be integrating all such pieces, but कहां से कहां, x 0 से लेके x l तक। तो मैं कहूंगा ठीक है, 0 से l e naught into b into x dx, that is equal to e naught b x square by 2 का इंटीग्रेशन 0 to l, so that is e naught b l square by 2, है ना। याद रखना, ये नहीं याद रखना है, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझें, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। फिजिक्स में याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, so I am again and again saying, train yourself in thinking, train yourself in exploring, train yourself in imagining physics। अगर इमेजिन कर पाओगे तो ही उस एरिया में घुसो, नहीं कर पा रहे हो, seek help। ओके, डोंट गेट स्टक विद एनीथिंग। ओके, ये चीज होगी फ्लक्स थ्रू a strip which was variable field। okay, variable नहीं, my bad, non uniform field है। variable होता है टाइम से डिपेंडेंस, वो बाद में कभी बात करेंगे। आई एम सॉरी दैट दिस वर्ड क्रैप्ड अप। ओके, and the last question is something interesting and then I'll let you go, and that is, let's take a very simple question now। simple ही बोलूंगा। एक पॉजिटिव चार्ज क्यों है यहाँ पे। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बनाते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनेशन। ओके, और ध्यान दो, है ना, कोरोना वायरस याद है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपने बंद कर दिया उसको और उसका फील्ड ऐसे ऐसे हर तरफ से बाहर आ रहा है। तो अगर हम ध्यान देखें, ऐसे देखो, ये दोनों हाथों को ऐसे 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 निकल रहे हैं, फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। देखो, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट। ठीक है, जैसे मैं अभी फील्ड लाइंस की बात कर पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद नहीं कर पा रहा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा वो कॉन्सेप्ट कि एक चार्ज है तो और उसकी रेडिएशन जैसी फील्ड लाइंस निकल रही है। सो इट इज एक मेंटल मेसअप है ना, एक चतुराई है इंसान की ये, कि देखो कैसे इमेजिन कराया, पिक्चराइज कराया आप लोगों से और मुझसे और सबसे। तो एक चार्ज के अराउंड एक स्फीयर हम बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ यार, स्फीयर के सारे एरिया को देखो ध्यान से, और उसके थ्रू फील्ड निकल रहा है हर तरफ से। And imagine it here like this। So I'll create a sphere around this, an imaginary sphere, ठीक है, which is of radius r। आपकी मर्जी, आप कितना भी लो, इट्स इंटरेस्टिंग। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, इसकी जो फील्ड है वो हमको पता है कि कैसे होता था, ऐसे। जानबूझ के यहां ब्रेक दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं जानबूझ के दे रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं। ये लो जी, ये लो जी, और इतना बहुत हो जाएगा। नाउ आई कैन से कि इस पूरे स्फीयर पे हमेशा फील्ड नॉर्मल है, देखो ध्यान से। तो हमें जो वो ओरिएंटेशन वाला मसला था, वो जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गिव मी अ मोमेंट, ऑल आई वांटेड टू डू इज दिस। ये देखो, ये एक ओपन सरफेस है ना ये, अगर मैं इसके अंदर चार्ज फंसा दूं तो क्या लगेगा तुमको, अब देखो,
अब हर तरफ से यहाँ से फील्ड निकल रहा होगा और वो नॉर्मल होगा एक तरह से, ऐसे समझ लो। ओके, तो वो स्फेरिकल है और कुछ नहीं कहना चाह रहा मैं उसमें। तो इसमें अगर आप मेरे बच्चों कैलकुलेट करना चाहोगे फ्लक्स, तो लेट्स डू इट। एक चीज पक्की होगी कि ये जो फील्ड हमने रखा है ये रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर यहाँ मैग्नीट्यूड E है, इतने ही जगह यहाँ पे भी E ही होगा। अब द डायरेक्शन इधर, यहाँ पे भी E ही होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इधर, यहाँ पे E, यहाँ पे E, यहाँ पे भी E ही होगा मैग्नीट्यूड। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया DA लिख दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों D फाई यानी कि छोटा सा फ्लक्स थ्रू दैट स्मॉल DA इज EDA और cos जीरो। cos जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये एक छोटा सा एरिया, ये उसका सरफेस नॉर्मल है और फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे लिए cos जीरो। तो मींस अब हमें इस ओरिएंटेशन की परवाह करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाट इट मींस इन रियल टर्म्स। सो दैट इज D फाई इज इक्वल टू EDA। लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस r पर हैं, तो ये फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? Q बाई आर स्क्वायर यानी कि KQ बाई आर स्क्वायर। मैं शॉर्ट में बोलता हूं, आज मैंने नहीं लिखा है ऐसा। ये हो गया इंटू DA। ओके, D फाई। देखो R फिक्स है, Q फिक्स है, ये फिक्स है, तो फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। कभी भी कांस्टेंट चीजों को करने की जरूरत नहीं, उनको बाहर लाओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और ऊपर Q है इंटीग्रेशन ऑफ DA। अगर मैं एक स्फेरिकल सरफेस के छोटे छोटे पीसेस ऑफ एरिया के ऐड करता 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 तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली? मुझे मिलेगा उसका फुल एरिया। और एक स्फीयर का फुल एरिया मेरे बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम। ये और ये खत्म। इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और मजेदार बात है, इट डजंट डिपेंड ऑन आर। सोचो, मजेदार बात है देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर एट ऑल। ठीक है, यानी कि मैं अगर ये स्फीयर बड़ा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? आर यहां भी बड़ा होगा और यहां पे भी बड़ा होगा, फिर कटेगा, हमारा रिजल्ट सेम रह रहा है। मेरा एक ही सवाल है आज जाते जाते आपके लिए, कि अगर मैं ये स्फीयर ना रखूं, अगर मैं ये डब्बा बनाता किसी भी शेप का, तो भी क्या फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता? ओके, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट चार्ज ना रखता, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखता और उन सब की वैल्यू मान लो क्यू ही है, अगर ये सेंटर पे ना भी होती, यहाँ कहीं होती, तो भी क्या फ्लक्स इतना ही होता? This is interesting a query which we'll be talking about in our next section, in the next video, that is Gauss's law. And it is a very revolutionary idea by a very revolutionary mathematician who did a lot of things in physics as well. Fine? उसको बोलते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? एंड दैट इज गॉस, GAUSS। गॉस's लॉ पढ़ेंगे और गॉस के बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? खैर, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, है ना? एंजॉय करो, लेकिन इमेजिन करो, अपना माइंड सोचने पे लगा। फिजिक्स में एडवांटेज है, यू कैन लिटरली फील एवरीथिंग। आपको जरूरत ही नहीं है कोई चीज याद रखने की। फिलहाल आपको ध्यान दिया मैंने, कुछ प्रिक किया मैंने आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है कि नहीं? एंड टिल द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डेफिनेटली नॉट, मैं इतना ही बोलूंगा, अच्छे से लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड आई होप द वीडियो इज नॉट टू लॉन्ग, एंड bless you, take care, bye bye.